नमस्कार दोस्तों, वीरेन टॉक्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिप्रेशन के लक्षण और कारणों के बारे में जानने की कोशिश की। आशा है कि आपने इस बारे में काफी समझ विकसित कर ली होगी। अब आइए डिप्रेशन से कैसे निपटा जाए, उस पर कैसे काबू पाया जाए, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसा विकार है जिसे इसके लक्षणों के माध्यम से पहचाना जा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा इसका बेहतर निदान किया जा सकता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण संस्था जिसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसने डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल प्रोवाइड किया है, जिसके माध्यम से हम उसके क्राइटेरिया या मानदंडों के बारे में जानते हैं। हम इसके साथ यह भी जानते हैं कि इसके निदान के लिए या इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए कोई एक्सरे, इमेजिंग या कोई प्रयोगशाला परीक्षण नहीं। और हमें ये भी पता है कि डिप्रेशन हमारे जीवन को बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम इससे बाहर कैसे निकलें, इसके क्या रास्ते हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि डिप्रेशन को कैसे दूर किया जाए, कैसे इसका मुकाबला किया जाए। हमें बहुत अच्छी से जानकारी प्राप्त है। हमें पता है कि डिप्रेशन के इलाज के लिए दवाएं उपलब्ध हैं और वास्तव में वह काम भी करती हैं। लेकिन जरूरी यहाँ पर ये जानना है कि अगर हम बहुत लंबे समय तक किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो यह एक कोई बेहतर समाधान नहीं है और इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। साथ ही कई लोग ऐसा भी देखा गया है कि स्टिग्मा से बचने के लिए कि कोई उन्हें मानसिक बीमार की कैटेगरी में ना रखे तो मनोवैज्ञानिकों से या मनोचिकित्सक से परामर्श भी नहीं करते। और ये भी देखने में आता है कि अगर आप मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से परामर्श लेने के लिए जाते हैं तो आपका समय और पैसा भी खर्च होता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम आखिर क्या करें। तो सबसे ज़रूरी तो यहाँ पर ये होता है कि आपको ये स्वीकार करना होगा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि डिप्रेशन का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। पर कैसे? यहाँ पर आपके सहभागिता की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरी होता है कि हम डिप्रेशन के लक्षणों को कम कैसे करें। इसके लिए आपकी सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली इस स्थिति को बदल सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि यहाँ आपका कोई पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है। तो आइए एक एक करके हम डिप्रेशन को दूर करने के उपायों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो हम लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में सबको पता है और जो जरूरी चीज़ बताना यहाँ पर यह है कि एक्सरसाइज करने का मतलब जिम जाना ही नहीं होता है, बल्कि आप किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखते हैं, घूमते फिरते हैं, साइकिल चलाते हैं या आनंद प्राप्त करते हैं। तो एक्सरसाइज करने का फायदा तो एक सबसे ज़्यादा ये है कि आपकी ये जो ब्रेन सर्किट होती है उस सर्किट को तोड़ता है जो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। एक्सरसाइज करने से आपकी ऊर्जा का स्तर भी काफ़ी बढ़ता है, आपका मूड भी अपलिफ्ट करता है, मूड में सुधार करता है और आप में जो चिंता की भावना है उसको भी कम करता है। और एक्सरसाइज करने से निश्चित रूप से थोड़ा बहुत थकान भी लगती है, तो थकान लगती है तो आपको अच्छी नींद भी आएगी और एक्सरसाइज करने से आपको भूख भी लगेगी, तो आप समय से खाना खाएंगे और आपका जरूरी पोषक तत्वों की भी प्राप्त होगी। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं किसी पार्क में जाएंगे या किसी सपोज जिम में जाते हैं तो वहाँ और लोगों से भी आपकी मुलाकात होती है। तो डिप्रेशन में हम लोग जो देखते हैं कि एक अलगाव की भावना डेवलप होती है लोगों में, अकेले रहना पसंद करते हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपका लोगों से कांटेक्ट भी बढ़ता है, तो जो सामाजिक अलगाव या सोशल आइसोलेशन की स्थिति होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। और साथ ही एक्सरसाइज करने के कई फायदे हैं, जैसे आपका फोकस भी बढ़ता है और जो अटेंशन की कैपेसिटी है उसमें भी सकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। सो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप व्यायाम के लिए पहल करें, एक्सरसाइज करने की शुरुआत करें। इसके लिए आप पार्क जाएं, जिम जाएं, जाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप शुरुआत में ही व्यायाम करने लगें, एक्सरसाइज करने लगें, क्योंकि आप जब वहाँ जाना शुरू करेंगे तो इससे आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। आप 1-2 दिन जाएंगे, हो सकता है आप कोई एक्सरसाइज ना करें, लेकिन जब आप धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे तो अपने आप को मोटिवेशन मिलेगा और उससे आपकी दैनिक क्रिया का एक हिस्सा बन जाएगा। तो आपको लगेगा कि आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। और एक्सरसाइज के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की तरह काम करती है। एक्सरसाइज करने से आपके सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और इससे डोपामीन सिस्टम भी प्रभावित होता है। ये 2 ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो डिप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन है, जैसे कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, इसको भी ये कम करता है। तो यह एक छोटा सा परिवर्तन है, दिखने में छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है लाभ के रूप में। ऐसे में जरूरी है कि आप किसी भी रूप में कुछ व्यायाम करें, लेकिन करें तो जरूर। और इसमें अच्छा ये होगा कि आप समूह में व्यायाम करें, जो ज़्यादा फायदेमंद है।
यहाँ आपको छोटे छोटे कदम लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी शुरुआत करें और अचानक से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय समझ में आता है वो है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अक्सर क्या होता है, लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं और वो पूरा नहीं होता है तो उनको निराशा हाथ लगती है। तो कहते हैं कि मेरा काम ही नहीं हो रहा, जो मैं चाह रहा हूँ वो ही नहीं रहा, और इससे उनकी चिंताएं बढ़ती हैं, असुरक्षा की भावना आती है और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आप छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो उससे एक ऊर्जा मिलती है, खुशी मिलती है, या लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया। तो इससे डोपामीन का स्तर भी बढ़ता है, एक तरीके से हमें रिवॉर्ड मिलता है कि मेरा ये काम हो गया। तो जो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री होती है वो भी काफी इंप्रूव करती है और एक तरीके से हमें लगता है कि एक जैसे परसीव्ड कंट्रोल की भावना आती है। हमें लगने लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण में है। अगर मेरा जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था पूरा हो गया तो कहीं ना कहीं जो आपको लगता है कि हमारा स्थिति पे कंट्रोल है, और इससे हमारी चिंताएं भी कम होती हैं। और चिंता की भावना कमी होगी या सुरक्षा नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से हम बेहतर महसूस करेंगे। तो इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से हम कर सकते हैं। छोटे गोल बनाने का मतलब सिर्फ ये भी हो सकता है कि आप सुबह उठें, अपना बिस्तर सही से रखें, चाय बनाएं, मॉर्निंग टी बनाएं, अखबार आया हो तो उसको पढ़ें, कोई पुस्तक पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं, कोई उपन्यास पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। तो छोटा छोटा लक्ष्य है लेकिन आपको खुशी देगा। और इसके लिए हमारा ब्रेन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, जब हम कोई योजना बनाते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हमने पहले पार्ट में किया है, उसको आप समझ सकते हैं वहां से। ये उस कामकाज को प्रभावित करता है। एक्सरसाइज के थ्रू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की भी एक तरीके से एक्सरसाइज होती है। डिप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में नींद लेना भी बहुत जरूरी है। उचित नींद होने से हमारी कई समस्याएं दूर होती है, क्योंकि नींद एक बायोलॉजिकल आवश्यकता है हमारी, जो सर्केडियन रिदम से जुड़ी हुई चीज है। तो नींद की गुणवत्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद से हमारे सोचने और समझने, साथ में निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि 7-8 घंटे की पर्याप्त अच्छी नींद लेनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आजकल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, लोगों के हाथ में मोबाइल होता है, काफ़ी देर तक मोबाइल ऐप यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसे में स्क्रीन का इफेक्ट या ब्लू रेज का इम्पैक्ट हमारे सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक पे पड़ता है। ऐसे में यह सलाह दी जाती है कि आप नींद पे जाने से पहले आधा घंटे या 1 घंटे पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या एक दूसरे कमरे में रख दें जहाँ पर आप उसका यूज़ ना करें। और साथ ही में नींद के समय अगर आपकी कुछ पुरानी यादें हैं जो सुखद हैं, उनको दोहरा सकते हैं, उससे आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके अलावा डिप्रेशन से बचाव के लिए या डिप्रेशन से निपटने के लिए मेडिटेशन भी एक रास्ता अपनाया जा सकता है, जो काफ़ी फायदेमंद होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात की जाती है। एक ऐसा प्रकार है मेडिटेशन का जो हमें यहाँ और अभी में रहना सिखाता है, हियर एंड नाउ। ऐसा देखा गया है कि जो लोग पास्ट के बारे में, अपने अतीत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनमें अवसाद की समस्या पाई जाती है। और फ्यूचर के बारे में जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनमें एंजाइटी या चिंता पाई जाती है। तो मेडिटेशन या माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको वर्तमान में बनाए रखने में मदद करता है। अभी और यहाँ क्या हो रहा है, उस पल की जागरूकता या अवेयरनेस बहुत मायने रखती है हमारे लिए, और इसका फायदा हम उठा सकते हैं डिप्रेशन से निपटने के लिए, क्योंकि माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको दुश्चिंता से बचाएगा और डिप्रेशन से दूर ले जाएगा। इसके अलावा योगा भी काफ़ी प्रभावकारी देखा गया है डिप्रेशन से बचने में या इसके ट्रीटमेंट के लिए। योगा मुख्य रूप से हमारे शरीर और मन में एक समन्वय बनाता है, कोऑर्डिनेशन करता है बेहतर ढंग से। इससे आपके मन को भी शांति मिलती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो इसका योगा और मेडिटेशन का भी उपयोग करके आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों के लिए लोगों का आभार भी व्यक्त करने आना चाहिए। इससे अधिक पॉजिटिविटी आती है, आशा और खुशी की उम्मीद झलकती है, और इसकी वजह से काफ़ी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार भी पाया जाता है। ये तो हम सभी को पता ही है कि डिप्रेशन एक बीमारी है, या जिसे आप डिस्फंक्शन कह सकते हैं। इसमें समस्या क्या होती है कि एक विशियस साइकिल होती है, दुष्चक्र होता है, जिसमें लोग अकेले रहना शुरू कर देते हैं, दूसरों के साथ कम बातचीत करते हैं, और इससे स्थिति खराब हो जाती है। और डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे जरूरी है इस दुष्चक्र को तोड़ना। इसलिए लोगों को अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए और लोगों से बातचीत करनी चाहिए, परिवार के सदस्यों को, यहाँ तक कि अजनबियों से भी मिलेंगे आप तो उसके फायदे हैं।
लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना कहीं ना कहीं आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, अच्छा करता है। और कई अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग कुछ सिग्निफिकेंट लोगों के साथ बातचीत करते हैं उससे तनाव की मात्रा में कमी आती है या वो कम तनाव में होते हैं। इसके अलावा म्यूजिक का भी बहुत अच्छा रोल देखा गया है डिप्रेशन से निपटने के लिए, क्योंकि अच्छा म्यूजिक सुनना आपके मन को शांत करता है और मूड को अपलिफ्ट भी करता है, खुशनुमा बनाता है, खुश करता है और उससे आनंद की भी प्राप्त होती है, आपका डोपामीन का लेवल भी बढ़ता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है डिप्रेशन से निपटने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन एक तरीके से हमारी नकारात्मक सोच का नतीजा हो सकता है। तो हमें अपने मस्तिष्क को ये समझाना होगा कि हम खुश हैं। डिप्रेशन के मामले में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह नकारात्मक सोच का परिणाम होता है, उसमें व्यक्ति अक्सर दुखी रहता है। तो यहाँ मस्तिष्क की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने मस्तिष्क को ये समझा सकते हैं कि आप खुश हैं, ठीक है। इसके लिए आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए या ठहाका लगा के हंसिए, हा 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 करके। और इस मामले में एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई है जिससे पता चलता है कि जो मानव का मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन, वो नेचुरल हंसी और बनावटी हंसी के बीच अंतर नहीं कर पाता। तो जब आप इस तरह का भाव लाते हैं, आप अक्सर देखते होंगे पार्क में लोग जाके बहुत तेजी से ठहाका लगाते हैं, हंसते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि आप वास्तव में खुश हैं। इसके अलावा आप दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच रखें, अपनी रुचि की किताबें पढ़ें या रुचि का कार्य करें। जैसे बागवानी करना किसी को पसंद है तो बागवानी करें, किसी को नॉवेल पढ़ना पसंद है नॉवेल पढ़ें, किसी को कोई खास टीवी प्रोग्राम देखना है तो देखे, संगीत सुनना सुने। तो अपनी रुचि की चीजें करना चाहिए, इससे आपका मूड अच्छा बनता है। तो अभी तक हम लोगों ने कई उपायों के बारे में चर्चा की जो डिप्रेशन से निपटने में काफी सहायक है और उसके परिणाम काफी आशाजनक रहे हैं। इस संदर्भ में ये बताना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें अपनी सहायता करना अच्छा जरूर होता है, लेकिन अगर कहीं मुश्किल है, कहीं समस्या महसूस होती है, तो व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकों से मिलने में परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय से मिलना और ट्रीटमेंट कराना आपको किसी गंभीर समस्या में जाने से बचा सकता है। और तमाम ऐसे प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं या रोकथाम से संबंधित कार्यक्रम हैं जिससे डिप्रेशन को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है या स्कूल में चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं, उसमें काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिले। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि वैश्विक स्तर पे किस तरह से विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्य किए जा रहे हैं या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे डिप्रेशन या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से लड़ने में हमें मदद मिलती है। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बहुत व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है जिसे मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013 से लेकर 2030 तक का एक एक्शन प्लान बनाया गया है। और इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक विकार से ग्रसित व्यक्तियों के संदर्भ में इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के लिए क्या आवश्यक कदम हो सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। और इसका लक्ष्य है कि समग्र रूप से मानसिक कल्याण की भावना को बढ़ाया जा सके, मानसिक बीमारियों को रोका जा सके, अच्छी देखभाल प्रदान की जा सके और इसके साथ साथ मानवाधिकारों को भी बढ़ावा दिया जाए। साथ ही में मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति जो भेदभाव होता है या उनमें मृत्यु की संभावना या विकलांगता की स्थिति, इन सब भावनाओं को कम करने का एक प्रयास है। और इस संदर्भ में WHO ने एक बहुत ही संक्षिप्त मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप नियमावली भी तैयार की है जिसका उपयोग इससे निपटने में किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमने काफ़ी कुछ जाना कि विश्व स्तर पे किस तरह से डिफरेंट एजेंसीज काम कर रहे हैं। अब हम भारत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और उनके क्या परिणाम हैं। भारत में विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा काफ़ी सकारात्मक पहल की गई है। इस संदर्भ में मैं दिल्ली का उदाहरण लेना चाहूँगा, जहाँ पे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस पाठ्यक्रम के थ्रू माइंडफुलनेस, सोशल इमोशनल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने भी हैप्पीनेस पर एक सेंटर बनाया है जिसमें खुशी रहने के तमाम उपायों या तमाम मॉड्यूल पर किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह से शोध किया जा सकता है, उस विषय पर केंद्रित है वो संस्थान। इस संदर्भ में भारत सरकार की भी प्रतिबद्धता काफ़ी जगजाहिर है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों में किस तरह से लाइफ रिलेटेड स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए
या कार्यस्थल पर होने वाले तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए, साथ ही आत्महत्या की रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सब बातों पे भारत सरकार के इस कार्यक्रम में चर्चा की गई। एक प्रोग्राम आयुष्मान भारत के नाम से चलाया जाता है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो काफ़ी सकारात्मक परिणाम लाएंगे और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित या डिप्रेशन से संबंधित मानसिक बीमारियों को कम करने में सहायक होंगे। आज के कार्यक्रम में हमने काफ़ी उपायों के बारे में चर्चा की जिससे डिप्रेशन से मुकाबला किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए यदि आप डिप्रेशन के लक्षणों या कारणों के बारे में जानना चाहें तो पार्ट 1 देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही आप अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश रहें, सकारात्मक बने रहें और साथ ही अपना बेहतर ख्याल रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।